हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन एमसीक्यू से, जिसका फर्स्ट सब क्वेश्चन है, लेट द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स बी पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस एक्स अपॉन 10 फॉर द वैल्यूज ऑफ एक्स इक्वल टू -1, 0, 1 एंड 2। और इसके अलावा एक्स की जो भी वैल्यूज होंगी उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, हमें क्या करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू को फाइंड करना है, यानी कि ई ऑफ एक्स फाइंड करना है। फाइन, एक्सपेक्टेड वैल्यू को एक्सपेक्टेंस भी बोला जाता है और मीन भी बोला जाता है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सबको सारे फॉर्मूले याद है इस चैप्टर के। ठीक है, ई ऑफ एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, एक्स इंटू पी ऑफ एक्स का समेशन। फाइन, पी ऑफ एक्स की क्या वैल्यू दे रखा है, 3 माइनस एक्स अपॉन में 10। अब इस समेशन के लिए वेरिएबल कौन है, एक्स है, तो ये जो 1/10 नज़र आ रहा है ये कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो, अपने पास क्या बच जाएगा, 1/10 समेशन ऑफ एक्स इंटू 3 माइनस एक्स। फाइन, अब क्या करेंगे, एक्स की एक एक करके यहाँ से वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे और जो भी प्रोडक्ट मिलेगा उन सारी वैल्यूज़ को ऐड करते जाएंगे। ओके, तो एक्स की पहली वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो, -1, 3 माइनस -1 यानी कि 3 + 1। ठीक है, फिर प्लस दूसरी वैल्यू 0 इंटू 3 माइनस 0, प्लस तीसरी वैल्यू 1 इंटू 3 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 2। ठीक है, समझ में आ गया। एक तो ये तरीका है, इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका भी है जहाँ पर हम लोग टेबल वगैरह बनाते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसमें थोड़ा सा वक्त कम लगता है इसलिए मैं पहले ये बता रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 + 1 4 इंटू -1 -4, ये तो 0 हो गया, इसकी कहानी ख़त्म। प्लस 3 - 1 होता है 2, 2 इंटू 1 2 एंड अगेन 3 - 2 इज़ 1, 1 इंटू 2 2। ठीक है, तो देखो क्या वैल्यू आ रही है, 1/10 इंटू 0। तो फाइनल आंसर ई ऑफ एक्स का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फाइन, ई ऑफ एक्स इक्वल टू 0। करेक्ट आंसर कहाँ पर नज़र आ रहा है, ऑप्शन सी में। ठीक है, हम लोग इसको टेबल बना करके भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे टेबल बना करके सॉल्व, वो भी देख लो। तो यहाँ पर मैं 3-4 कॉलम्स बना देता हूँ। ये सम को ध्यान में रखो, ये सम फिर से आगे आने वाला है, वहाँ पर अपने को ई ऑफ एक्स के साथ वेरिएंस भी पूछेगा। ठीक है, यहाँ पर तो अपने से सिर्फ क्या पूछ रहा है, ई ऑफ एक्स पूछ रहा है, आगे अपने से वेरिएंस भी पूछेगा। ठीक है, चलो तो मैं आगे के सम के लिए भी यहीं पर बता देता हूँ, ज़रा ध्यान से देख लो। 2 सम हो जाएंगे अपने, यहाँ पर x आ गया, यहाँ पर p ऑफ x आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे x इंटू पी ऑफ x। ठीक है, ओके, चलो तो x की वैल्यू अगर -1 है तो यहाँ पर x की वैल्यू -1 लिख दो, तो p ऑफ x क्या हो जाएगा, 3 - -1 यानी कि 3 + 1 4/10। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/10। 0 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, देखो ज़रा, 3 - 0/10 यानी कि 3/10। ठीक है, x की वैल्यू जब 1 होगी तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3 - 1/10 यानी कि 2/10। ठीक है, और x की वैल्यू जब 2 हो जाएगी तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/10। फाइन, ये है अपने पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब क्या करेंगे, x इंटू पी एक्स निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा -4/10, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2/10 और ये हो जाएगा अगेन 2/10। ठीक है, सारी वैल्यूज़ को क्या कर लो, ऐड कर लो। एक्सपेक्टेड वैल्यू ई ऑफ एक्स इक्वल टू समेशन ऑफ x इंटू पी एक्स। फाइन, -4/10 प्लस 2/10 प्लस 2/10, अगेन दिस गिव्स यू 0। ओके, अगर मान लो अपने से वेरिएंस भी पूछ ले, वेरिएंस ऑफ x मांग ले अपने से, तो हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर और 2 कॉलम्स बना लेंगे। एक तो x² का कॉलम, x² क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर अगेन 1 और यहाँ पर हो जाएगा 4। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x² इंटू पी ऑफ एक्स, x² इंटू पी ऑफ एक्स। ठीक है, तो x² इंटू पी ऑफ एक्स निकाल लो, यहाँ पर आ गया 4/10, यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा अगेन 2/10 और यहाँ पर आ जाएगा 4/10। ठीक है, इससे क्या होगा, ज़रा इसको भी समझ लेते हैं। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे यही सवाल फिर से रिपीट होगा, एग्जैक्ट सेम सवाल, जहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू के साथ वेरिएंस भी पूछा जाएगा, तो मैं वहाँ पर नहीं करवाऊँगा इसको। ओके, चलो तो अब क्या करना है, वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस का क्या फॉर्मूला है, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है ई ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। ठीक है, और ये जो ई ऑफ एक्स स्क्वायर नज़र आ रहा है ना, ये होता है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स। अब समझ में आया कि ये 2 कॉलम्स क्यों बनाए हैं, क्योंकि हमें ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालने के लिए इन 2 कॉलम के ज़रिए से ही
वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ओके फाइन, ई ऑफ एक्स तो अपने पास है 0, 0 का स्क्वायर होता है 0, ठीक है। इस वैल्यू को निकालने के लिए सबको ऐड कर लेंगे तो अपने पास आ जाएगा 4/10 प्लस 0 प्लस 2/10 प्लस 4/10, ठीक है। दिस गिव्स अस 4 2 6 4 10, 10/10 यानी कि 1, ठीक है। तो वेरिएंस ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। आई होप कि समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, CDF ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x इज ए स्टेप फंक्शन। किसी रैंडम वेरिएबल x के लिए अगर आप उसके CDF का ग्राफ प्लॉट करते हो तो वो ग्राफ स्टेप फंक्शन की तरह होता है। फाइन, अगला सवाल, इफ x डिनोट्स द नंबर ऑन द अपरमोस्ट फेस ऑफ अ क्यूबिक डाई व्हेन इट इज टॉस्ड देन एक्सपेक्टेड वैल्यू इज व्हाट। तो x क्या है, नंबर अपीयरिंग ऑन द अपरमोस्ट फेस ऑफ द डाई, x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। हमें पता है कि ई ऑफ एक्स क्या होता है, समेशन ऑफ x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x। फाइन, अब डाई के ऊपर 1 आए 2 आए 3 आए 4 आए 5 आए या तो फिर 6 आए, हर एक के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/6 होगी। यानी कि यहाँ पर p ऑफ x की वैल्यू क्या आने वाली है, 1/6। 1/6 कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर ले लो, x का समेशन निकालना है यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, इसकी वैल्यू अपने को चाहिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 21, इसका सम 21 होता है और अपॉन में 6, यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई 21/6। इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट 3 7 ज़ा 3 2 ज़ा। करेक्ट आंसर कहाँ पर नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2। ओके, अगला सवाल, अ रैंडम वेरिएबल x हैज़ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक रैंडम वेरिएबल के लिए हमें ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है और हमें वेरिएंस की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने सॉल्व करके आपको बता दिया है कि वेरिएंस की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। आई होप कि कर लोगे, इसको होमवर्क में ले लो, ठीक है ना। x और px का कॉलम दे रखा है, आपको क्या करना पड़ेगा, x इंटू px का एक कॉलम बनाना पड़ेगा, x² का एक कॉलम बनाना पड़ेगा और x² इंटू px का एक कॉलम बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर वेरिएंस का फॉर्मूला लगा देना है और आंसर निकाल लेना है, ठीक है। मेरे हिसाब से इसका आंसर 0.6 आएगा शायद। ओके, देख लेना उसको। चलो अगला सवाल, फॉर द रैंडम वेरिएबल x इफ वेरिएंस इज 4 एक्सपेक्टेड वैल्यू इज 3 देन e ऑफ x² इज व्हाट। तो फिर से यहाँ पर वेरिएंस का फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है। वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू e ऑफ x² माइनस e ऑफ x द होल स्क्वायर, ठीक है। वेरिएंस की वैल्यू कितनी दे रखा है 4, इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, माइनस e ऑफ x कितना है 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, इस 9 को इधर ले लो तो 4 + 9 हो जाएगा 13, तो e ऑफ x² की वैल्यू आ गई 13। करेक्ट आंसर अगेन ऑप्शन बी। अगला सवाल, इफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x टेक्स द वैल्यूज 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ये डॉट्स का मतलब x की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक है, ठीक है। ऐसे में समझो कि x सिर्फ 4 वैल्यू ले रहा है, ओके। विथ प्रोबेबिलिटी p ऑफ x इक्वल टू k इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 5 पावर माइनस एक्स वेयर k इज अ कॉन्स्टेंट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ x इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इसके लिए आपको सीक्वेंस एंड सीरीज़ के फॉर्मूले लगेंगे जो आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को याद है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, p ऑफ x के एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिख लेता हूँ, k इंटू एक्स प्लस 1 इंटू में जो 5 पावर माइनस एक्स है उसको नीचे लिख लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 5 पावर प्लस एक्स, ठीक है। अब क्या करना है, p ऑफ x इक्वल टू 0 निकालना है, तो ठीक है भाई, x की जगह पर 0 सब्सटीट्यूट कर दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा k इंटू 0 + 1 1/5 पावर 0। 5 पावर 0 क्या होता है 1 होता है, यानी कि आंसर क्या आ रहा है, p ऑफ x इक्वल टू 0 का k आ रहा है, ठीक है। अब ऑप्शन में देखो कहीं पर भी k नज़र नहीं आ रहा, तो अब क्या करें, अब हमें k की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी। k की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के डेफिनेशन को, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, ऐसा फंक्शन जहाँ पर सारी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रही हो और सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1 हो, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या फिर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। फाइन, तो ये कंडीशन हमारे काम की नहीं है। हम इस कंडीशन के ज़रिए से k की वैल्यू को फाइंड करेंगे, सारी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करेंगे और 1 से इक्वेट कर देंगे, ठीक है। नाउ समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ x इज इक्वल टू 1, ठीक है। p ऑफ x की जगह पर क्या लिख देंगे, k इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन 5 पावर x इक्वल टू 1, ठीक है। इस समेशन के लिए वेरिएबल कौन है, x है, k कांस्टेंट है, बाहर ले लो, तो अपने पास क्या बच जाएगा x प्लस 1 अपॉन 5 पावर x इक्वल टू 1, ठीक है। x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक के, तो यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे तो अपने को x की जगह 0 डालो तो क्या मिलेगा 1/5
5 पावर 0, फिर प्लस में x की जगह पर 1, 1 + 1 2 अपॉन 5 पावर 1, फिर x की जगह पर 2 रख दो तो 3 अपॉन 5 पावर 2 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये पूरा समेशन क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब इस सीक्वेंस को देखो, आपको समझ में आएगा कि ये क्या है, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, AGP। AGP क्या होता है, AGP ऐसा सीक्वेंस होता है जहाँ पर हर एक टर्म AP और GP का प्रोडक्ट हो। जैसे कि मान लो 1 2 3 4 ये काय में है, AP में है। ठीक है, इसी के ज़रिए से मैं बता देता हूँ। फिर उसके बाद 1 1/5 1/25 1/125 ये काय में है, GP में है। ठीक है ना, देखो यहाँ पर किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो रेशो है वो 1/5 है, और यहाँ पर किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो 1 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इसका पहला टर्म इसके पहले टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, 1 मिल गया। ठीक है, इसका दूसरा टर्म इसके दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई कर दो तो 2/5 मिल गया। ठीक है, इसका तीसरा मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 3/25। ठीक है, ऐसे ही कुछ हो रहा है यहाँ पर, यानी कि ये क्या है, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एक AP है, एक GP है, दोनों को मल्टीप्लाई करके एक नया सीक्वेंस मिल रहा है जिसको हम क्या कहते हैं, AGP कहते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, AGP के सारे टर्म्स को ऐड कर रहे हैं। AGP में कितने टर्म्स हैं, इनफाइनाइट टर्म्स है। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ AGP का सम निकालना है। ठीक है, अगर आपको याद हो तो GP के इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या होता है, A/1 - R। ठीक है, ये किसके लिए है, ये है GP के लिए, ये है GP के लिए। ठीक है, अच्छा कंडीशन क्या है यहाँ पर कि जो R है, ठीक है ना, कॉमन रेशियो जो है वो क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। उसी तरीके से अगर AGP की बात करूँ तो AGP के लिए सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स होता है A/1 - R प्लस dr/1 - R दी होल स्क्वायर। ठीक है, ये किसके लिए है, AGP के लिए है। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, R की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर ये जो A है ये फर्स्ट टर्म है AGP का। ठीक है, D क्या है, AP का कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना, AP का कॉमन डिफरेंस, और R क्या है, GP का कॉमन रेशियो। फाइन, चलो तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे K इंटू A/1 - R प्लस dr/1 - R डी होल स्क्वायर। फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दिया, इक्वल टू 1 कर देंगे यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर मैं फिर से AP और GP लिख लेता हूँ। ठीक है, ताकि D और R की वैल्यू निकालने समझ में आ जाए अपने को। 1 2 3 ये क्या है, AP है जिसका D कितना है, 1 है। ठीक है, और ये क्या है, AGP है 1 1/5 1/25 एंड सो ऑन। दिस इज GP विथ R इक्वल टू 1/5। ठीक है, तो D की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करनी है और R की वैल्यू 1/5 और A की वैल्यू 1। ठीक है ना, 5 पावर 0 क्या होता है, 1, तो 1/1 क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। आई होप समझ रहे हैं आप लोगों को। ठीक है ना, तो यहाँ पर K इंटू A की जगह पर 1 लिख दो, 1 - R यानी कि 1 - 1/5। फाइन, प्लस में D की वैल्यू कितनी है, 1, और R की वैल्यू है 1/5 डिवाइडेड बाय 1 - 1/5 द होल स्क्वायर इक्वल टू 1। आई होप समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो अपने पास आ जाएगा K इंटू ब्रैकेट में 1/1 - 1/5 क्या हो जाएगा, 4/5। ठीक है, और प्लस में यहाँ पर क्या था, 1/5 डिवाइडेड बाय 4/5 इसका स्क्वायर इक्वल टू में 1। ठीक है ना, K इंटू ये हो जाएगा 5/4 प्लस इसको सॉल्व करो तो यू विल गेट 1/5 इंटू 25/4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू 1। ठीक है, दिस गिव्स अस, इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो तो ये हो जाएगा 20/16 प्लस ये हो जाएगा 5/16 इक्वल टू 1। ठीक है ना, यानी कि K इंटू 25/16 इज इक्वल्स टू 1। देयरफॉर K इज इक्वल्स टू व्हाट, K इज इक्वल्स टू 16/25, और K ही की तो वैल्यू अपने को फाइंड करनी थी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर अपना क्या रहेगा, 16/25। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, आई होप समझ में आ गया ये। अगला सवाल, द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x इज गिवन बाय 5cx। ठीक है ना, ये कॉम्बिनेशन का नोटेशन है, ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, एक ही बात है। ठीक है ना, तो कॉम्बिनेशन को डिनोट करने का या फिर उसको
रिप्रेजेंट करने का ये भी एक तरीका है। तो दिस इज एज गुड एज 5cx अपॉन 2 पावर 5 फॉर दी वैल्यूज़ ऑफ x इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, इसके अलावा जो भी x की वैल्यूज़ होंगी वहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है। ठीक है, यानी कि x की जो वैल्यूज़ इनके अलावा है उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ पर प्रोबेबिलिटी 0 है। फाइन। और आगे क्या दे रखा है, a जो है दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2 एंड b इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 3। हमें पता करना है कि a और b में क्या रिलेशन है, a b से छोटा है, a b से बड़ा है, दोनों इक्वल है, या फिर a प्लस बी की वैल्यू 2 है। फाइन। तो इसके लिए हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी ही पड़ेंगी, उसके अलावा अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। a इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, 5c0 अपॉन 2 पावर 5 प्लस 5c1 अपॉन 2 पावर 5 प्लस 5c2 अपॉन 2 पावर 5। क्या कर रहे हैं हम लोग, x की वैल्यूज़ यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो 5c0 की वैल्यू होती है 1, 2 पावर 5 हो जाएगा 32, प्लस 5c1 की वैल्यू होती है 5, 2 पावर 5 अगेन 32, और 5c2 की वैल्यू, ठीक है, 5c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1 यानी कि 10। तो यहाँ आ जाएगा 10 अपॉन 32। ठीक है, क्लियर है ये। तो कितना हो गया, 15, 16, 16 अपॉन 32 यानी कि 1 अपॉन 2। ये किसकी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, b की वैल्यू निकालेंगे। b क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5। ठीक है, तो x इक्वल टू 3 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर x की जगह पर 3 रख देंगे, तो दिस बिकम्स 5c3 अपॉन 2 पावर 5 प्लस 5c2 एक मिनट, सॉरी 5c4 आएगा ना, ये 5c4 अपॉन 2 पावर 5 प्लस यहाँ पर 5c5 अपॉन 2 पावर 5। ठीक है, अगर कॉम्बिनेशन आपको अच्छे से आता है तो आपको पता होगा कि 5c3 की वैल्यू किसके बराबर होती है, 5c2 के बराबर होती है अपॉन 2 पावर 5, प्लस 5c4 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 5c1 के बराबर हो जाएगी 2 पावर 5। अगर किसी को ये चीज़ नहीं पता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। जिस वीडियो के अंदर मैंने इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की है वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। ओके, 5c5 की वैल्यू किसके बराबर होती है, 5c0 के बराबर होती है। ठीक है, ओहो एक मिनट सर, यहाँ पर भी तो यही मिला था, 5c0, 5c1, 5c2, यानी कि a की वैल्यू और b की वैल्यू दोनों सेम आ रही है। बिल्कुल इसकी भी वैल्यू क्या मिलने वाली है, सॉल्व करके देख लेना, 1/2 ही मिलेगी। तो b की वैल्यू भी क्या आ गई, 1/2, a की वैल्यू भी क्या है, 1/2। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। आई होप कि समझ में आ गया ये। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इफ द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x is probability of x given by x upon n into n plus 1 for x equal to 1, 2, 3 up to n, ठीक है, then expected value is what। चलो, तो हम सबको पता है एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है, समेशन ऑफ x इंटू पी ऑफ एक्स, राइट। तो यहाँ पर x तो एज इट इज़ लिखेंगे, पी एक्स की जगह पर क्या लिख लेंगे, x अपॉन n इंटू n प्लस 1। ठीक है, अभी समेशन के लिए 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1 कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लो, कुछ काम नहीं है उसका। समेशन ऑफ क्या निकालना है, x इंटू एक्स, ठीक है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, एक्स स्क्वायर। और अगर आप लोगों ने सीक्वेंस एंड सीरीज 11 स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से कर रखा है तो आपको पता होगा कि समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू होती है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 द होल डिवाइडेड बाई 6। फाइन, देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो n प्लस 1 n प्लस 1 कैंसिल हो गया, अपने पास क्या बचा, 2n प्लस 1 अपॉन 6, 2n प्लस 1 अपॉन 6, डिनोमिनेटर डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो दिस बिकम्स n अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 6। दिस इज द वैल्यू ऑफ मीन। ओके, कहाँ नज़र आ रहा है, ऑप्शन बी में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x इज गिवन बाय c अपॉन x क्यूब फॉर द वैल्यूज ऑफ x इक्वल टू 1, 2 एंड 3। तो हमें क्या करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी है। फाइन, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू का क्या फॉर्मूला है, समेशन ऑफ x इंटू पी ऑफ एक्स। फाइन, तो पी ऑफ एक्स की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पर, c अपॉन एक्स क्यूब, एक x कैंसिल हो जाएगा, c कांस्टेंट है बाहर आ गया, अपने पास क्या बचेगा, 1 अपॉन
एक्स स्क्वायर का समेशन, ठीक है। अब एक्स की एक एक वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं और एडिशन निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर, राइट, 3 स्क्वायर यार, 3 स्क्वायर, ठीक है। चलो तो इसको सॉल्व कर लेंगे, अपने पास आएगा 1/1 यानी कि 1 प्लस 1/4 प्लस 1/9, ठीक है। दिस गिव्स 5/4, ठीक है, प्लस 1/9 एंड दैट इज इक्वल टू 9 5 ज़ा 45, 49/36, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई, लेकिन जो ऑप्शंस हमको नज़र आ रहा है वहाँ पर तो कहीं पे भी सी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, सी की भी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, अभी थोड़ी देर पहले निकाले थे हम लोगों ने के की वैल्यू, उसी तरीके से सी की वैल्यू भी यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम कितना होता है, 1 होता है। नाउ समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, देयरफॉर सी अपॉन एक्स क्यूब का समेशन इज इक्वल टू 1। सी कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लो, 1/x क्यूब का समेशन निकालना है, यानी कि 1/1 का क्यूब प्लस 1/2 का क्यूब प्लस 1/3 का क्यूब, ठीक है, इक्वल टू 1। सी इंटू दिस गिव्स 1 प्लस 1/8 प्लस 1/27 इक्वल्स टू 1। सही है ये, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9/8 प्लस 1/27 इक्वल टू 1, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 27, 270 में से 30 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 240, यानी कि 243 प्लस 8 1 ज़ा 8 डिवाइडेड बाई यहाँ से कितना माइनस कर दो, 50 माइनस कर दो, 270 में से 50 माइनस कर देंगे तो 220 बचेगा, और 4 माइनस कर दो 216, ठीक है, तो नीचे आ जाएगा 216, राइट। चलो तो सी की वैल्यू कितनी आ रही है देखो ज़रा, इक्वल टू 1 है, तो ये राइट में चला गया, 216/243 प्लस 8 कितना हो जाएगा 251, ठीक है। ये सी की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो तो अपने को एक्सपेक्टेड वैल्यू मिल जाएगी, ई ऑफ एक्स इक्वल टू 216/251 इंटू 49/36, ठीक है। चलो कैंसिल आउट कर लेते हैं, 36 6 ज़ा 216 होता है, और यहाँ पर ये 7 से कटेगा मेरे हिसाब से, 7 3 ज़ा 21, नहीं जाएगा ना, 7 से शायद नहीं जाएगा, ठीक है। चलो तो इसी को कैलकुलेट कर लेते हैं, 6 9 ज़ा 54, 6 4 ज़ा 24, 294/251, 294/251 कहाँ नज़र आ रहा है, ऑप्शन बी में, बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप कि समझ में आ गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x हैज़ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। तो पिछले सवाल की तरह बिल्कुल ये भी k की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे निकालेंगे, सारी प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड कर दो, ठीक है, और 1 से इक्वेट कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। बस यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप लोग इसको ऐड करके 1 से इक्वेट करोगे तो यू विल गेट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ k, यानी कि k की दो वैल्यूज आएंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव वाली वैल्यू को एक्सेप्ट कर लोगे, नेगेटिव वाली को रिजेक्ट कर लोगे, ठीक है। क्यों रिजेक्ट करोगे, क्योंकि यहाँ पर देखो अगर k की वैल्यू नेगेटिव लेते हो तो ये प्रोबेबिलिटीज़ नेगेटिव हो जाएंगी। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के लिए या फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए प्रोबेबिलिटीज़ 0 से 1 के बीच में ही लाई करनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी 0 से छोटी नहीं हो सकती। समझ में आ गया, तो इसीलिए नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट करना पड़ेगा। ओके, चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, वेरी शॉर्ट आंसर्स। फर्स्ट सब क्वेश्चन इज let x represent the difference between number of heads and number of tails obtained when a coin is tossed 6 times. What are the possible values of x, ठीक है। तो x क्या है, डिफरेंस बिटवीन number of heads and number of tails, ठीक है। कैसे मिलेगा x, हम लोग क्या करेंगे, जितने हेड्स आ रहे हैं उसमें से जितने टेल्स आ रहे हैं उनको माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू मिलती जाएगी, ठीक है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 6 बार कॉइन टॉस कर रहे हैं तो ऐसे हो सकता है कि 6 हेड आ जाए, एक भी टेल ना है, तो 6 - 0 क्या दे देगा अपने को, 6 दे देगा, ठीक है।
फिर ऐसे हो सकता है कि 5 हेड आए, एक टेल आ जाए, तो यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगी, x की 4 मिलेगी। ऐसे हो सकता है कि 4 हेड 2 टेल आ जाए, तो यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी 2। फिर ऐसे हो सकता है कि ये 3 हो जाए, ये 4 हो जाए, ठीक है ना, सही जा रहा हूँ ना, यहाँ पर भी 3 आएगा, 3 माइनस 3 ये हो जाएगा 0। फिर उसी तरीके से ये कितना हो सकता है, 2 हो सकता है, और ये 4 हो सकता है, तो यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू -2। फिर ऐसे हो सकता है कि ये 1 हो जाए, ये 5 हो जाए, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी -4। और ऐसे हो सकता है कि हेड जो है वो एक भी ना आए और सारे के सारे टेल आ जाए, तो यहाँ पर अपने पास वैल्यू आ जाएगी -6। तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, 6, या फिर नेगेटिव से लिख लो, -6, -4, -2, 0, 2, 4 एंड 6। दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स, 2 balls are drawn at random, x denotes the number of black balls drawn, what are the possible values of x। ठीक है, चलो, तो x क्या है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स ड्रॉन, तो 7 बॉल्स है अपने पास बैग में, और हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 बॉल उठा रहे हैं। तो ऐसे पॉसिबल है कि जो बॉल्स हम लोग ने उठाए हैं 2 बॉल्स, उनमें से एक भी ब्लैक नहीं है, ठीक है, दोनों के दोनों रेड आ गए, तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितने हो जाएंगे, 0, एक भी नहीं आया, ठीक है। फिर ऐसे हो सकता है कि एक रेड आ गया, एक ब्लैक आ गया, तो ब्लैक बॉल्स, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितने हो जाएंगे, 1। फिर ऐसे हो सकता है कि जो 2 बॉल्स हम लोग उठा रहे हैं वो दोनों के दोनों ब्लैक हो जाए, ठीक है ना, एक भी रेड नहीं आया, तो तब नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। फाइन। अगला सवाल, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, गिव रीजंस ऑफ योर आंसर्स। ठीक है, तो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के लिए क्या कंडीशंस है, एक तो कि सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1 होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन सारी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि 0 से 1 के बीच में लाई करनी चाहिए, 1 से बड़ी भी नहीं हो सकती, पॉजिटिव में भी कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक होनी चाहिए। फाइन, चलो, तो पहला वाला देखेंगे, सारी प्रोबेबिलिटीज़ पॉजिटिव है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1 हो रहा है क्या, बिल्कुल 1 हो रहा है। देखो 0.4 + 0.4 + 0.2 कर लो, कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो दिस इज़ अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, सिंस समेशन ऑफ p ऑफ x इक्वल टू 0.4 + 0.4 + 0.2 इक्वल्स टू 1, and each probability lies between 0 and 1, therefore given distribution is a probability mass function। ठीक है, समझ में आ गया। उसी तरीके से इसको भी करना है। ठीक है, तो ये क्या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ पर देखो प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो गई। ठीक है, दिस इज नॉट ए प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन सिंस p ऑफ x इक्वल टू 3 इज लेस दैन 0। ठीक है, ये रीज़न दे देना यहाँ पर और स्टेटमेंट लिख देना, दिस इज नॉट ए प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ओके, तीसरा वाला देखो, 0.9 एंड 1, 0.1, ये क्या मिला के दे रहा है, 1 दे रहा है। ठीक है, तो सेम कंडीशन यहाँ पर लिख करके इसको बोल दोगे कि ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। यहाँ पर आ जाओ, 0.6 + 0.1, 0.8, 0.2 कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो ये भी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। ओके, फाइन। अगला सवाल, फाइंड द मीन फॉर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मीन निकालना है, यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ई ऑफ एक्स निकालना है। ई ऑफ एक्स क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। ठीक है, तो एक्स इंटू पी ऑफ एक्स का समेशन निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/3, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/6। ठीक है, तो ये 3/3 दे देगा और ये क्या दे देगा 1/2 दे देगा, यानी कि 1 + 1/2 दैट गिव्स अस 3/2। दिस इज द मीन ऑफ गिवन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ गया। पांचवा सवाल, स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ठीक है, अच्छा, बताना है कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो सारी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी कंडीशन देखते हैं, समेशन ऑफ p ऑफ x इक्वल टू 0.3 + 0.2 + 0.4 + 0 + 0.05, इन सबको ऐड कर लो, देखो क्या मिलेगा 0.5, 0.9, 0.95, 0.95 आ रहा है आंसर। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे सिंस समेशन ऑफ px इज नॉट इक्वल टू 1, therefore given distribution is not a probability mass function। given distribution is
नॉट ए प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स हुज पीएमएफ इज गिवन बिलो। ठीक है, तो क्या निकालनी है, एक्सपेक्टेड वैल्यू भी निकालनी है और वेरिएंस भी निकालना है। ये उसी की तरह है जो हम लोग ने एमसीक्यू में पहला सवाल किया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोग खुद से कर लोगे। ठीक है ना, अगला सवाल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। ठीक है, 2 कॉइन अगर हम लोग टॉस करेंगे तो उसमें कितने नंबर ऑफ हेड्स आएंगे, उसके लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो सैम्पल स्पेस लिख लेता हूँ। वैसे ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए तुम लोगों को सैम्पल स्पेस लिखने की, बड़े हो गए हो, बिगर सैम्पल स्पेस के भी ये सम सॉल्व करने आना चाहिए। ठीक है, तो 2 कॉइन टॉस करते हैं तो ये सैम्पल स्पेस मिलता है अपने को, एच एच, एच टी, टी एच एंड टी टी। ठीक है, तो इस केस में देखो नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं, एक भी नहीं, यानी कि 0। इन दोनों केसेस में देखो नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं, 1, और इस केस में देखो नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं, 2। ठीक है, तो क्या मान लेते हैं, लेट एक्स बी द रैंडम वेरिएबल which denotes number of heads in 2 tosses of a coin। फाइन। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, एक भी हेड ना है, या फिर 1 हो सकती है, एक हेड आ जाए, या फिर दोनों 2 हो सकती है, दोनों भी हेड आ जाए तब। ठीक है ना, तो इसके लिए हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, एक कॉलम में x लेते हैं और एक कॉलम में उसकी प्रोबेबिलिटी लेते हैं, यानी कि p ऑफ x। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। फाइन, अब यहाँ पर x की वैल्यूज़ लिख लेंगे 0, 1 एंड 2। ठीक है, और नेक्स्ट कॉलम में उनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज़ को निकालेंगे। ठीक है, x इक्वल टू 0 का मतलब एक भी हेड ना है। ठीक है, एक भी हेड नहीं आ रहा है, ऐसा कौन सा इवेंट है, सिर्फ ये वाला इवेंट, टेल टेल वाला इवेंट। ये इवेंट कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, कितने में से, 4 में से, यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/4। या ऐसे बोलो टेल टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो टेल टेल आने की प्रोबेबिलिटी है 1/4। ठीक है, समझ में आ गया। फिर x इक्वल टू 1 के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी कि ऐसा इवेंट जहाँ पर एक ही बार हेड आ रहा हो। ऐसे कितने इवेंट है, 2 इवेंट है, कितने में से, 4 में से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/4। उसी तरीके से 2 हेड आने का कितना इवेंट है, एक ही इवेंट है 4 में से, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। ठीक है, सारी प्रोबेबिलिटीज़ आ गई। अब क्या करो, एक बार इनको ऐड करके देख लो। अगर इनको ऐड करने पे 1 आ रहा है, यानी कि बिल्कुल सही किए हैं, और अगर इनको ऐड करने पे 1 नहीं आ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया। अगला सवाल देखेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x इज गिवन एज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड प्रोबेबिलिटी x लेस देन 2। ठीक है, तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सारी वैल्यूज़ को ऐड करना पड़ेगा और 1 से इक्वेट करना पड़ेगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2 निकालना है। ठीक है, x की वैल्यू 2 से छोटी होगी, उसके लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू 2 से छोटी कहाँ पर है, यहाँ पर और यहाँ पर, यानी कि हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 कितना है, 0.1, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 क्या है, k है। k की वैल्यू यहाँ से जो मिली थी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी x लेस दैन 2। फाइन, अगला सवाल, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x इज एज फॉलोज, फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड प्रोबेबिलिटी x लेस देन 2। ठीक है, इक्वल टू नहीं है यहाँ पर, यानी कि x इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी लेनी नहीं है, 2 से छोटी के लिए प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है। फाइन, चलो तो k की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सारी प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड कर दो और 1 से इक्वेट कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k। क्या आ गया, अब उसके बाद क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 निकालना है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 भी निकालना है। ठीक है, 2 नहीं निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू नहीं दिया हुआ है। फाइन, इसकी वैल्यू क्या है, 0.1। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 क्या है, k है, तो यहाँ से जो k की वैल्यू मिली थी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी x लेस देन 2। ठीक है, अगला सवाल, द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज गिवन एज फॉलोज, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x इज पॉजिटिव, x इज ऑड। ठीक है, तो x पॉजिटिव कहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है ना, 0 को ना पॉजिटिव मानते हैं ना नेगेटिव मानते हैं, ये बात का ध्यान रखो। तो पहली केस में हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x व्हेन x इज पॉजिटिव। फाइन, ठीक है, तो कौन कौन सी प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3। ठीक है, ऐड कर लो, 0.25 प्लस 0.15 कितना हो जाएगा, ये 0.4 प्लस 0.1 0.5। ठीक है ना, सेकेंड केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ x व्हेन x इज ऑड। ठीक है, अब देखो नेगेटिव नंबर्स भी ऑड होते हैं। ठीक है ना, तो दूसरी केस में कौन कौन सी प्रोबेबिलिटीज़ चाहिए अपने को,
-3 वाली, -1 वाली, 1 वाली और 3 वाली, इन सारी प्रोबेबिलिटीज़ को निकालेंगे सेकेंड केस में। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू -3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू -1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3। ठीक है, समझ में आ गया? ऐड कर लो, वैल्यू मिल जाएगी। ओके, अगला सवाल, इन द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल x विच इज गिवन एज फॉलोज, फाइंड a एंड ऑब्टेन CDF ऑफ x। ठीक है, तो a फाइंड करना है और CDF निकालना है। CDF यानी कि क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। कैसे निकालते हैं वो भी बता देंगे अभी। ठीक है, तो सबसे पहले a कैसे निकालेंगे? गिवन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, यानी सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, सिंस द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज distribution is a probability mass function therefore summation of all the probabilities will be 1, यानी कि 1/20 प्लस 3/20 प्लस a प्लस 2a प्लस 1/20 शुड बी इक्वल टू 1। ठीक है, समझ में आ गया? डिनोमिनेटर सेम है, एक ही बार लिख लो, 21 प्लस 3 प्लस 1, फाइन। और यहाँ पर a प्लस 2a कितना हो जाएगा? 3a इक्वल्स टू 1। ओके, तो ये क्या बन गया? 5/20 यानी कि 1/4 प्लस 3a इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो 3a इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, दिस गिव्स यू 3/4 इक्वल्स टू 3a, यानी कि a की वैल्यू कितनी हो गई? 1/4 हो गई। ठीक है, a की वैल्यू आ गई। अब क्या निकालना है? CDF निकालना है। CDF क्या होता है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो पहले मैं फिर से इस टेबल को ले लेता हूँ। ओहो, ये तो पूरा ही हिल जा रहा है, इसी को कट करके ले लेते हैं। चलो, यहीं पर नीचे एक और एक कॉलम बना लेंगे हम लोग, जिसमें हम लोग लिखेंगे CDF। ठीक है, CDF को डिनोट किया जाता है कैपिटल F ऑफ X से। ठीक है ना, यहाँ पर आएगा F ऑफ X। ओके, इसको कंप्लीट कर लूँ। फाइन, चलो अब CDF कैसे निकालते हैं? तो अगर आपको याद हो 10th स्टैंडर्ड में स्टैटिस्टिक्स चैप्टर किया था आपने, वहाँ पर आप लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे, लेस देन टाइप वाली। ठीक है ना, उसमें क्या होता था? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप में क्या होता था? पहली वाली फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ लिखते थे। ठीक है, जब दूसरी वाली लिखते थे तो उसमें पहली वाली को भी ऐड करते थे, फिर तीसरी वाली में क्या करते थे? तीनों को ऐड करते थे, फिर चौथी वाली में चारों को ऐड, फिर पाँचवीं वाली में पाँचों को ऐड। बिल्कुल यहाँ पर भी वही करना है। उसी को हम क्या कहते हैं? क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, या फिर इन शॉर्ट बोलो CDF। फाइन, चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहली वाली एज इट इज़ आएगी, यानी कि आ जाएगा 1/20। दूसरी वाली के लिए क्या करेंगे? 1/20 प्लस 3/20, तो दिस गिव्स अस 4/20। चाहो तो इसको 1/5 भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर तीसरी वाले में क्या करेंगे? इन तीनों का एडिशन, तो दो का एडिशन तो ऑलरेडी मिल चुका है, तो यहाँ पर क्या कर लो? 4/20 प्लस a कर लो। ठीक है ना, ये प्लस ये 4/20 प्लस a कितना हो जाएगा? 1/4, यानी कि इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 + 4 9, 9/20 ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? फिर इसमें क्या करना है? 9/20 प्लस 9/20 प्लस 2a। ठीक है, यानी कि 9/20 प्लस 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/4। ठीक है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 19/20। आई होप समझ में आ रहा है। ठीक है ना, इन दोनों को ऐड करके यू विल गेट 19/20। ठीक है, ये कहाँ से मिल रहा है? इसके लिए मिल रहा है, और यहाँ पे इसके लिए ये है एडिशन। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना है? 1/20 को 19/20 के साथ ऐड करना है। इसके लिए क्या करेंगे? 1/20 प्लस 19/20 एंड दिस गिव्स यू 20/20 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, CDF के अंदर हमेशा एक बात ध्यान में रखो, जो लास्ट वैल्यू मिलेगी वो 1 ही मिलेगी। अगर 1 नहीं आ रही है यानी कि कहीं ना कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक आपने किए हो। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेसेस इन 2 टॉसेस ऑफ अ डाई where a success is defined as number greater than 4 appearing on at least 1 die। ठीक है, तो नंबर ऑफ सक्सेस को पहले तो रैंडम वेरिएबल x से डिनोट कर लेते हैं। लेट x बी नंबर ऑफ
सक्सेसेस, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, एक भी सक्सेस ना मिले, यानी कि जो नंबर हमको मिला है डाई पे उसमें दोनों भी नंबर 4 से छोटे हो, ठीक है, यानी कि एक भी सक्सेस नहीं मिला। या फिर ऐसे हो सकता है कि एक सक्सेस मिल जाए, एक सक्सेस मिलने का मतलब दो नंबर्स में से एक नंबर 4 से बड़ा होगा। फिर ऐसे हो सकता है कि दोनों भी सक्सेस मिल जाए, ठीक है, यानी कि दोनों भी नंबर 4 से बड़े हो। आई बात समझ में। अब इसके लिए क्या करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। फाइन, तो टेबल बना लेते हैं जिसमें हम लोग पहले कॉलम में x की वैल्यूज़ लिखेंगे और दूसरे में उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज़ की वैल्यू लिखेंगे। फाइन, यहाँ आ जाएगा x और यहाँ आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x, ठीक है। x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0, 1 या फिर 2, ठीक है। x की वैल्यू 0 होना यानी कि एक भी नंबर 4 से बड़ा ना होना, ठीक है, 4 भी चल जाएगा, 4 से बड़ा नहीं चलेगा बस, ठीक है। तो 4 से बड़ा नंबर कहाँ कहाँ पर नहीं नज़र आ रहा, एक तो ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, ठीक है, फिर ये, फिर ये ऐसे इवेंट्स है जहाँ पर अपने को 4 से बड़ा नंबर नहीं मिल रहा। फाइन, ये अब इसके बाद यहाँ पर सब जगह मिल रहा है अपने को। तो ऐसे कितने इवेंट्स है देख लो, ज़रा काउंट कर लो, 4 4 जा 16, फाइन है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 16। टोटल कितने इवेंट्स है, 36, यानी कि 36 में से 16 इवेंट्स ऐसे हैं जहाँ पर x की वैल्यू 0 आ रही है, यानी कि एक भी सक्सेस नहीं मिल रहा अपने को, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एक भी नंबर ऐसा नहीं है जो 4 से बड़ा है। फाइन, फिर x की वैल्यू 1 के लिए प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। x की वैल्यू 1 का मतलब एक तो नंबर दोनों में से क्या होना चाहिए, 4 से बड़ा होना चाहिए। अब ऐसा कितनी जगह पर हो रहा है, इसको मैं देखो रेड से ले लेता हूँ, ठीक है ना। एक सक्सेस यानी कि एक नंबर 4 से बड़ा हो, तो ऐसा कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है और यहाँ पर भी हो रहा है, ठीक है ना। ये इवेंट्स ऐसे हैं जहाँ पर एक नंबर 4 से बड़ा है, एक नंबर 4 से बड़ा है, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, these are 8 and even these are 8, 8 8 16, अगेन 16/36, ठीक है, फाइन। फिर नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 के लिए, यानी कि दोनों भी नंबर्स क्या होने चाहिए, 4 से बड़े होने चाहिए। इसको ग्रीन से कर लेते हैं, 1 2 3 4, 4 इवेंट्स ऐसे हैं जहाँ पर अपने को दोनों भी सक्सेस मिल रहे हैं, यानी कि दोनों नंबर्स 4 से बड़े मिल रहे हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे 4/36, ठीक है। ऐड करके देख लो कितना हो रहा है, 36/36, यानी कि 1 आ रही है सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम, यानी कि हम लोगों ने करेक्ट किए हैं। फाइन, ओके। अ कॉइन इज बायस्ड सो दैट द हेड इज 3 times एज लाइकली टू अकर एज अ टेल। इफ द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स। तो एक बायस्ड कॉइन है, फेयर नहीं है, यानी कि इसमें एक चीज़ ज़्यादा बार आने वाली है, और वो कौन सी चीज़ है, वो हेड है, ठीक है, क्योंकि हेड की प्रोबेबिलिटी 3 गुना है टेल की प्रोबेबिलिटी से। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज गिवन टू बी 3 times प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, अब क्या करना है, रैंडम वेरिएबल x लेना है जो क्या बताएगा, नंबर ऑफ टेल्स बताएगा। लेट x बी नंबर ऑफ टेल्स इन 2 tosses ऑफ अ कॉइन, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 या फिर 1 या फिर 2, ठीक है। अब x की इन वैल्यूज़ के लिए हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है। अब ध्यान से देखो, हमें पता है कि अगर हम लोग फेयर कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे तो ये सैम्पल स्पेस मिलेगा, ठीक है, और इसके अंदर हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/4। इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/4, इसकी 1/4, इसकी 1/4 और इसकी भी 1/4। ये कैसे आती है पता है आपको, ये ऐसे आती है, देखो मान लो कि एक कॉइन को मैं एक ही बार टॉस कर रहा हूँ, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, हाफ, ठीक है, फेयर कॉइन ना, ठीक है, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी, हाफ। अगर फेयर कॉइन को टॉस करेंगे तो दोनों चीज़ आने की इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी, 50-50%, ठीक है। यहाँ पर देखो दोनों भी हेड आ रहे हैं, यानी कि पहला वाला भी हेड आया, ठीक है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, एंड दूसरा वाला भी क्या आया है, हेड आया है, उसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/2। तो 1/2 इंटू 1/2 कितना आ रहा है, 1/4। आई बात समझ में। तो ये एच की प्रोबेबिलिटी 1/4 कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है। एक तरीका तो ये भी है, और दूसरा तरीका जो प्रोबेबिलिटी के जरिए से फॉर्मूला लगा के हम लोग निकालते हैं, वो भी वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो, अब इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/4 होती है, ये कैसे हो रहा है, देखो हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 एंड टेल की भी प्रोबेबिलिटी 1/2, तो अगेन इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1/4 आ जाएगी। उसी तरीके से इसकी भी प्रोबेबिलिटी आती है और इसकी भी प्रोबेबिलिटी आती है। आई होप कि समझ में आ गया।
लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास फेयर कॉइन नहीं है, हमारा कॉइन तो बाइस्ड है, तो अब प्रोबेबिलिटी सबकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, एच आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 नहीं होगी, एच टी आने की 1/4 नहीं होगी, टी एच की 1/4 नहीं होगी और टी टी की भी 1/4 नहीं होगी। तो क्या होगी उसको समझते हैं। ठीक है ना, हमें पता है कि सारी प्रोबेबिलिटीज़ किसी भी इवेंट के लिए या किसी भी सैम्पल स्पेस के लिए सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम कितना होता है, 1 होता है। तो अगर मैं कॉइन टॉस कर रहा हूँ तो मेरे पास 2 ही प्रोबेबिलिटीज़ आ सकती है, हेड की और टेल की। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूँ, ठीक है, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 1। ठीक है, यहीं लिख लेते हैं उसको, सम के सॉल्यूशन में उसको बताते हैं। ठीक है, वी नो, क्या पता है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना है, 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इक्वल टू 1, यानी कि 4 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इक्वल्स टू 1, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज़ 1/4। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी हो जाएगी, 3/4, इसका 3 गुना है। आई बात समझ में। ठीक है, अब देखो अगर मैं कॉइन को 2 बार टॉस करता हूँ तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, या एक बार टॉस करो तब भी यही प्रोबेबिलिटी रहेगी। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब अगर इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछूं तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, देखो जरा बताओ, दोनों हेड आ रहे हैं, यानी कि एच की प्रोबेबिलिटी है 3/4 इंटू 3/4, यानी कि 9/16। ठीक है, अब इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/4 नहीं बची, क्यों, क्योंकि कॉइन कैसा हो गया, बाइस्ड हो गया। आई बात समझ में। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए प्रोबेबिलिटीज़ को कैलकुलेट करेंगे। फाइन। अच्छा, एच टी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बताओ ज़रा, 3/4 इंटू टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/4। पहला क्या आ रहा है, हेड आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है, टेल आ रहा है, तो हेड की प्रोबेबिलिटी 3/4, टेल की 1/4, तो दिस गिव्स अस 3/16। ठीक है, इसकी बात कर लें अगर तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 इंटू हेड की 3/4, अगेन दिस इज़ 3/16। ठीक है, और इसकी निकाल लो तो 1/4 इंटू 1/4 यानी कि 1/16। ठीक है, समझ में आ गया। ये आप लोगों को सोल्यूशन में दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग डायरेक्टली ऐसे लिख करके प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का टेबल बना लेंगे। ओके फाइन, चलो चाहो तो यहाँ पर दिखा सकते हो। ठीक है ना, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये यहाँ पर बता सकते हो। अब देखो x इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 यानी कि नंबर ऑफ टेल्स 0, एक भी टेल नहीं आना चाहिए, एक भी टेल नहीं आना चाहिए, यानी कि दोनों हेड आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 इज़ 3/4 इंटू 3/4, यानी कि 9/16। ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, देखो ऐसे लिख लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, x इक्वल टू 0 यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 3/4 इंटू 3/4, दैट गिव्स अस 9/16। एक बार लिख लेना आप लोग 3/4 इंटू 3/4। ठीक है ना, जगह नहीं है मैं इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ। ओके, सेकेंड वाले में एक टेल आना चाहिए, एक टेल 2 जगह दिख रहा है, देखो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यानी कि ऐसे भी हो सकता है कि पहला हेड दूसरा टेल आ जाए, या फिर यानी कि और। ठीक है, और का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है ना, या फिर पहला टेल आ जाए दूसरा हेड आ जाए। तो यहाँ पर भी आप लोग प्रोबेबिलिटीज़ निकालो और दोनों को ऐड करो, तो 3/16 प्लस 3/16 कितना हो जाएगा, 6/16। फाइन, और लास्ट वाले में क्या करेंगे, दोनों टेल की प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, एंड दिस गिव्स अस 1/4 इंटू 1/4, 1/16। ठीक है, आई होप कि ये वाला समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, एक टेल आना चाहिए, तो 2 केसेस पॉसिबल है ना, ऐसे हो सकता है कि पहला हेड दूसरा टेल है, या फिर ऐसे हो सकता है कि पहला टेल दूसरा हेड है। ठीक है, तो दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 6/16 मिलेगा। ऐड करके देख लो एक बार, 9 6 कितना हो रहा है, 15 प्लस 1 16, 16/16 कितना होता है, 1 होता है, करेक्ट है। ठीक है, क्लियर हो गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अ रैंडम वेरिएबल x हैज़ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k, प्रोबेबिलिटी x लेस देन 3, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 4। कर लोगे अब, ठीक है ना, ऐसे सवाल बहुत कर लिए हम लोगों ने। सबको ऐड करो, 1 से इक्वेट करो, k की वैल्यू आ जाएगी, k मिल गया तो ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ भी मिल जाएगी। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट्स इन 3 थ्रोज ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस। ठीक है, तो डबलेट्स क्या होते हैं, जब डाइस पे 1 1 आ जाए, या फिर 2 2 आ जाए, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। ठीक है ना, जब ऐसे नंबर्स अपने को डाइस पे मिलते हैं तो हम क्या कहते हैं कि ये डबलेट्स हैं। अब देखो अगर 2 डाइस थ्रो करोगे आप
तो आपको नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स कितने मिलते हैं, 36 मिलते हैं, उसमें से डबलेट्स कितने हैं, 6 हैं, तो डबलेट्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 6/36 यानी कि 1/6। तो सबसे पहले इसी को लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट इज 6/36 यानी कि 1/6। ठीक है, चाहिए तो ऐसे लिख करके बता सकते हो, डबलेट्स आर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। ठीक है, ऐसे लिख करके बता दोगे तो बेटर रहेगा। ओके फाइन। तो डबलेट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/6। नॉट अ डबलेट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, नॉट अ डबलेट 5/6 हो जाएगी। ठीक है, 30 इवेंट्स ऐसे हैं जहाँ पर अपने को डबलेट नहीं मिल रहा है, तो 30/36 कर लो, यू विल गेट 5/6। ठीक है, तो डबलेट ना आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/6। फाइन। हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसका निकालना है, नंबर ऑफ डबलेट्स का। कितने थ्रो में, 3 थ्रो में। अगर एक पेयर ऑफ डाइस को हम लोग 3 बार थ्रो करेंगे तो अपने को कितने डबलेट्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि x क्या है, रैंडम वेरिएबल x क्या है, लेट x बी द नंबर ऑफ डबलेट्स। ठीक है, नंबर ऑफ डबलेट्स। अब हम लोग डाइस को, पेयर ऑफ डाइस को कितने बार थ्रो कर रहे हैं, 3 बार थ्रो कर रहे हैं। तो मान लो कि ये थ्रोज हैं, थ्रो नंबर 1, थ्रो नंबर 2 एंड थ्रो नंबर 3। ठीक है, तो ऐसे हो सकता है कि तीनों थ्रो में अपने को डबलेट मिल गए। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, 3 भी हो सकती है। ठीक है, ऐसे हो सकता है कि किसी 2 थ्रो में 1 2 में मिला, या फिर 2 3 में मिला, या फिर 1 3 में मिला, किसी भी 2 थ्रो में अपने को क्या मिला है, डबलेट मिला है। तो नंबर ऑफ डबलेट्स कितने हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। ऐसे हो सकता है कि किसी एक ही थ्रो में डबलेट मिला, तो नंबर ऑफ डबलेट्स 1 भी हो सकते हैं। और ऐसे भी तो हो सकता है कि तीनों थ्रो में डबलेट आया ही नहीं, यानी कि नंबर ऑफ डबलेट्स 0 भी हो सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेकर के 3 तक। ओके फाइन, ये समझ गया। अब इसके लिए हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। चलो तो टेबल बना लेते हैं, एक बड़ा सा टेबल आएगा यहाँ पर। ठीक है, पिछले सम का भी कॉन्सेप्ट लगने वाला है इसमें, तो ध्यान से देखो इसको, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। यहाँ पर एक कॉलम में लिख लेंगे x, ठीक है, और दूसरे में आ जाएगा p ऑफ x। फाइन, x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 1 2 या फिर 3। ठीक है, x की वैल्यू 0 होना यानी कि एक भी डबलेट नहीं आना, यानी कि थ्रो वन में भी नॉट अ डबलेट आए। ठीक है, इनटू क्यों आ रहा है, क्योंकि 3 थ्रो एक साथ कर रहे हैं, पहला थ्रो एंड दूसरा थ्रो एंड तीसरा थ्रो। ठीक है, और एंड को हम लोग क्या करते हैं, इनटू के जरिए से रिप्रेजेंट करते हैं मैथ्स में। ठीक है, तो पहला भी थ्रो नॉट अ डबलेट, दूसरा थ्रो भी नॉट अ डबलेट एंड तीसरा थ्रो भी नॉट अ डबलेट। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 125/216। आई होप क्लियर है ये। फिर उसके बाद सेकेंड केस में देखो, सेकेंड केस में क्या होगा कि एक थ्रो में, किसी एक थ्रो में अपने को डबलेट मिलेगा। ठीक है, बाकी के 2 थ्रो में डबलेट नहीं मिलेगा। तो ऐसे हो सकता है कि पहले ही थ्रो में डबलेट आ गया, दूसरे में और तीसरे में डबलेट नहीं आया। ठीक है, इंटू पी ऑफ एन डी। फाइन, फिर प्लस ऐसे भी हो सकता है ना, ये तो केस 1 है कि पहले ही थ्रो में डबलेट मिल गया, एक डबलेट चाहिए अपने को, पहले में भी आ सकता है, दूसरे में भी आ सकता है, या फिर तीसरे में भी आ सकता है। तो पहले में आ गया, दूसरे तीसरे में नहीं आया, या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले में नहीं आया, दूसरे में आ गया डबलेट, और फिर तीसरे में भी नहीं आया। ठीक है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि पहले में भी नहीं आया, दूसरे में भी नहीं आया, और तीसरे में डबलेट आ गया। ये 3 केस पॉसिबल है। ठीक है, तो तीनों केसेस की प्रोबेबिलिटीज़ निकाल करके क्या करना पड़ेगा, अपने को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो तीनों केसेस में प्रोबेबिलिटीज तो सेम ही आएगी, बस आगे पीछे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 3 टाइम्स क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट इज 1/6 इंटू 5/6। ठीक है, आई होप कि ये समझ रहा है आप लोगों को। तो ये कितना हो जाएगा, 15/30। एक मिनट गलती कर दिया यहाँ पर, 3 इंटू यहाँ पर एक और एक आएगा 5/6। ठीक है, 5/6 एक और आएगा यहाँ। ओके, तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा अपने को, 25 3 75/216। आई होप समझ रहा है आप लोगों को ये। ओके, चलो इस पे आ जाते हैं। 2 डबलेट्स आने चाहिए। अब 2 डबलेट्स कैसे आ सकते हैं,
पहले और दूसरे पे डबलेट आ जाए, ठीक है, तीसरे पे डबलेट ना मिले, या फिर ऐसे हो सकता है कि पहले पे और तीसरे पे डबलेट आ जाए, दूसरे पे डबलेट ना आए, ठीक है। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, वो छोटा है, शॉर्टकट है, ठीक है, वो जल्दी नहीं समझ में आता था, इसकी वजह से मैं पहले ये वाला बता रहा हूँ, उसके बाद सेकंड मेथड भी आप लोगों को बता दूंगा, ओके। फिर तीसरी केस क्या हो सकती है कि पहले और तीसरे पे हो गया ना, दूसरे और तीसरे पे डबलेट आ जाए, पहले पे डबलेट ना आए, पहले पे डबलेट ना आए, दूसरे पे और तीसरे पे डबलेट आ जाए, बस यही 3 केसेस पॉसिबल है, ठीक है, 2 डबलेट्स की, ओके फाइन। तो यहाँ पर भी देखो एक ही बात है ना, अगर नंबर्स के टर्म्स में मैं बात करूँ तो ये नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है, सेम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और उनको 3 बार ऐड करना पड़ रहा है अपने को, ठीक है। तो मैं यहाँ पर भी ऐसे लिख सकता हूँ 3 टाइम्स, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट इज 1/6 इंटू अगेन 1/6 इंटू 5/6, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो तो इसको सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट 15/216, फाइन। तीनों डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट, एक ही केस है यहाँ पर तो, ठीक है ना, और तो कोई केस बनेगी नहीं, तो यहाँ आ जाएगा 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6 एंड दिस गिव्स अस 1/216, ठीक है। सारी प्रोबेबिलिटीज ऐड करके देख लो, 125 + 75 + 15 + 1 द होल डिवाइडेड बाई 216, देखो 1 आ रहा है कि नहीं, अगर सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1 आ रहा है यानी कि हम लोगों ने सही किए। 125 + 75 कितना हो गया, 200, 215, 216/216, दिस गिव्स अस 1, ठीक है ना, यानी कि सही किए हैं, ओके फाइन। आई होप कि समझ में आ गया। तो ये प्रोबेबिलिटी पहली, ओह गंदा लग रहा है ये कलर कर लेते हैं, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी पहली, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी, ठीक है, समझ में आ गया। एक तो ये तरीका है सॉल्व करने का, एक और एक तरीका है, इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अच्छे से आता है तो, ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, चलो सेकेंड मेथड भी समझ लो यहाँ पर। अब देखो x = 0 यानी कि एक भी डबलेट नहीं आना चाहिए, ठीक है, तो हम लोग थ्रो कितने कर रहे हैं, 3 थ्रो कर रहे हैं, ठीक है ना, तो यानी कि 3 में से एक भी डबलेट नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये बाइनोमियल के ज़रिए से हम लोग कर रहे हैं इसको, ठीक है। फिर 3 में से 0 डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6, 0 डबलेट, ठीक है। अगर डबलेट 0 आ रहे हैं तो नॉन डबलेट कितने आएंगे, 3 आएंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 3 बार आ जाएगी, तो 5/6 पावर 3 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 3C0 कितना होता है 1, 1/6 पावर 0 कितना होता है 1, यानी कि फाइनल आंसर 5/6 द होल क्यूब भी आएगा, यानी कि 125/216, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा नेक्स्ट केस में x की वैल्यू 1 होनी चाहिए, x की वैल्यू 1 होनी चाहिए यानी कि एक डबलेट आना चाहिए, तो कैसे लिखेंगे 3C1, एक डबलेट की प्रोबेबिलिटी 1/6 पावर 1, ठीक है, एक डबलेट आ रहा है तो 2 नॉन डबलेट आएंगे, तो 5/6 पावर 2 हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 3C1 की वैल्यू कितनी होती है 3 होती है, ठीक है ना, 1/6 पावर 1 हो जाएगा 1/6 और 5/6 का स्क्वायर हो जाएगा 25/36, ठीक है, इसको सॉल्व करो, यू विल अगेन गेट 75/216। आ रही बात समझ में, ये थोड़ा सा छोटा है लेकिन इसके लिए आप लोगों को कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए और बाइनोमियल भी आना चाहिए, ओके फाइन। फिर सेकंड केस थर्ड केस में क्या हो जाएगा, 2 डबलेट्स आ रहे हैं, तो 3C2 1/6, डबलेट की प्रोबेबिलिटी पावर 2 और नॉन डबलेट 1 आएगा, तो इसके लिए इसकी पावर में 1 आ रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। इसको सॉल्व कर लो, 3C21 की वैल्यू 3C1 के बराबर होती है, यानी कि अगेन 3 आएगा, यहाँ पर 1/6 का स्क्वायर यानी कि 1/36 इंटू 5/6, दिस गिव्स यू 15/216 एंड द लास्ट वन 3C3, ठीक है, 1/6 पावर 3, नॉन डबलेट एक भी नहीं आ रहा है, तो 5/6 पावर 0, ठीक है। 3C3 की वैल्यू कितनी होती है 1, इसकी वैल्यू भी 1 यानी कि 1/6 द होल क्यूब, तो ये हो जाएगा 1/216। आई होप कि समझ रहा है आप लोगों को। पांचवा सवाल, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द नंबर रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम 1 to 15। अगर कोई भी नंबर हम लोग 1 से 15 के बीच का रैंडमली सिलेक्ट करते हैं तो उस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन और वेरिएंस फाइंड करना है, ओके। तो लेट x बी द नंबर सिलेक्टेड, ये मैं सॉल्व करके नहीं दूंगा आप लोगों को, टेबल बना के देता हूँ, आप लोग सॉल्व कर लेना,
लेट x बी द नंबर सिलेक्टेड फ्रॉम 1 to 15, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, अप टू कहाँ तक, 15 तक, ठीक है। अच्छा, रैंडमली कोई भी एक नंबर सिलेक्ट करें तो हर एक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/15 होगी, ठीक है ना। इसको ऐसे समझो जैसे हम लोग डाइस के क्वेश्चन को समझते हैं। डाइस पे कितने नंबर्स होते हैं, 1 से लेके 6 तक। डाइस पे कितने नंबर्स होते हैं, 1 से लेके 6 तक, यानी कि क्या क्या नंबर अपने को मिल सकता है डाइस पे, 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5 या फिर 6। अब हर एक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/6 होती है। 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 3 आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/6। हर एक नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/6 होती है। उसी तरीके से यहाँ पर 1 से 15 तक के नंबर जो लेंगे हम लोग, तो हर एक नंबर की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/15 होगी, ठीक है। समझ में आ गया ये। चलो, तो टेबल तो बहुत ही आसान होगा, कैसे बनेगा, यहाँ पर छोटा बन गया मेरे से, हम लोग बड़ा बनाना इसको, ठीक है। यहाँ पर x लिखेंगे और यहाँ पर p ऑफ x लिखेंगे, ठीक है। x की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4, कहाँ तक जाएगी ये, 15 तक जाएगी, ठीक है। p ऑफ x कितना है, 1/15, इसके लिए भी 1/15, इसके लिए भी 1/15 एंड सो ऑन अप टू 15 तक के भी क्या रहेगा, 1/15 ही रहेगा, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है। हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है और वेरिएंस निकालना है, ठीक है ना। आई होप कि ये फॉर्मूला पता है आप लोगों को। मीन के लिए क्या करोगे, x इंटू पी एक्स का कॉलम बनाओगे, फिर वेरिएंस के लिए क्या करोगे, एक्स स्क्वायर का और एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स का भी कॉलम बनाओगे और वहाँ से मीन और वेरिएंस दोनों भी निकाल लोगे। पहला जो क्वेश्चन किए थे हम लोगों ने एमसीक्यू का, बिल्कुल उसी की तरह अब ये बन गया है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, लेट द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स बी 3 - x/10 फॉर द वैल्यूज ऑफ x इक्वल टू -1 0 1 एंड 2, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस, ठीक है। तो अगर आपको याद हो तो ये पहला एमसीक्यू है ना। पहले एमसीक्यू में सेम यही सवाल आया था, लेकिन वहाँ पर अपने से सिर्फ ई ऑफ एक्स पूछ रहा था। मैंने वेरिएंस ऑफ एक्स भी कैलकुलेट आपको करके बताया था, वो इसी सवाल के लिए करके बताया था, ठीक है। समझ में आ गया। चलो अगला सवाल देखेंगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेसेस इन 2 टॉसेस ऑफ अ डाई वेयर सक्सेस इज डिफाइंड एज 6 अपीयरिंग ऑन एटलीस्ट 1 डाई। तो ये वाला सवाल देखो इसकी तरह है, इसकी तरह, ठीक है ना। यहाँ पर भी नंबर ऑफ सक्सेसेस का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना था, लेकिन यहाँ पर सक्सेस क्या था, 4 से बड़ा नंबर आना सक्सेस था, और यहाँ पर सक्सेस क्या है, 6 आना सक्सेस है। किसी एक डाई पे, कम से कम किसी एक डाई पे 6 आना सक्सेस है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करिए, ओके। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। पहला सब क्वेश्चन इज, let a pair of dice be thrown and the random variable x be the sum of numbers that appear on the 2 dice। random variable x क्या बता रहा है, sum of numbers appearing on 2 dice, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, सबसे छोटी x की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, है ना, क्योंकि 1 1 से छोटा नंबर तो मिल ही नहीं सकता, ठीक है। 2 डाइस अगर आप फेंकोगे तो एक पे 1 आना है, दूसरे पे 1 आना है, ये सबसे छोटे नंबर्स हो सकते हैं। ऐसे तो नहीं होगा कि एक पे 1 आया, दूसरे पे 0 आया या फिर 0 0 आए। तो सबसे छोटा सम जो अपने को मिलेगा वो क्या होगा, 2 होगा। फिर 3 भी अपने को मिल सकता है, 4 भी मिल सकता है, 5 भी मिल सकता है। ऐसे करते करते अपने को जो लास्ट नंबर मिलेगा, यानी कि सबसे बड़ा नंबर जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। 12 से बड़ा सम अपने को मिल ही नहीं सकता 2 डाइस के थ्रू में, ठीक है। बात समझ में आ रही है। 6 6 पे अपने को क्या मिलेगा, 12 मिलेगा, उससे बड़ा कोई नंबर अपने को नहीं मिल सकता। फाइंड द मीन और एक्सपेक्टेशन ऑफ x एंड वेरिएंस ऑफ x, ई ऑफ x निकालना है एंड वेरिएंस ऑफ x निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना पड़ेगा, बना लेते हैं, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, इसको देखो बिगर हम लोग सैम्पल स्पेस के करेंगे, आप लोग भी सीखो बिगर सैम्पल स्पेस के कैसे करना होता है, ठीक है ना। छोटे नहीं हो, बड़े हो गए हो। तो पहला कॉलम x का, दूसरा p ऑफ x का, तीसरा x इंटू पी ऑफ एक्स का, फिर ये एक्स स्क्वायर का, और लास्ट वन इज़ फॉर एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स। यहाँ पर x पी एक्स इंटू पी एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स। फाइन। चलो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 2 3
अब x इक्वल टू 2 के लिए प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। x इक्वल टू 2 का मतलब एडिशन कितना होना चाहिए, दो नंबर्स का 2 होना चाहिए। ऐसा कहाँ पर होगा, ऐसा सिर्फ एक ही इवेंट है जहाँ पर सम क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, 1 1 वाला इवेंट। ठीक है, यहाँ पर देखो एडिशन कितना मिल रहा है, दोनों नंबर्स का 2 मिल रहा है। अब टोटल कितने इवेंट्स होते हैं, 36 होते हैं, तो 1 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/36। ठीक है ना, एक ही इवेंट है 36 में से जहाँ पर अपने को एडिशन कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। ठीक है, अब x इक्वल टू 3 के लिए निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी। x इक्वल टू 3 का मतलब दो नंबर्स का एडिशन कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अब ऐसे कितने इवेंट्स हैं, सिर्फ 2 इवेंट्स हैं, 1 2 पे 3 मिलेगा और 2 1 पे भी क्या मिलेगा अपने को, 3 मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/36। आई होप समझ रहा है आप लोगों को। ठीक है, फिर नेक्स्ट सम कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ऐसा कहाँ कहाँ पर होगा, 1 3 पे, 2 2 पे और 3 1 पे, 3 इवेंट्स ऐसे हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3/36। कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है आप लोगों को, देखो 1 2 3। तो अब नेक्स्ट क्या आएगा, 4/36, फिर क्या आएगा 5/36, फिर क्या आएगा 6/36, फिर क्या आएगा 7/36। ना ना ऐसे नहीं करना, ठीक है, ऐसी गलती नहीं करना, एक बार कंफर्म कर लेना। तो हमको x इक्वल टू 7 तक के लिए 6/36 प्रोबेबिलिटी मिलेगी। अब इसके बाद प्रोबेबिलिटी फिर से रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर 6/36 आ रहा है, अब मिलेगा 5/36। ठीक है ना, 8 कहाँ कहाँ मिलेगा सोचो ज़रा, 8 अपने को मिलेगा सिर्फ 4 4 पे, ठीक है, 3 5 पे, इसके ऊपर मिलेगा 2 6 पे, फिर इसके नीचे मिलेगा 5 3 पे और फिर 6 2 पे। ठीक है, ऐसे 5 ही इवेंट्स है जहाँ पर अपने को एडिशन कितना मिलने वाला है, 8 मिलने वाला है, ना कि 7 ऐसे इवेंट्स हैं। ठीक है, 7 इवेंट्स कब होते हैं, जब 1 7 होता है यहाँ पर और यहाँ पर 7 1 होता, लेकिन डाइस पे 7 तो आ ही नहीं सकता ना भाई, इसीलिए ये दो हमारे इवेंट्स में नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से 6 के बाद प्रोबेबिलिटी फिर से रिवर्स हो जाएगी। तो अब क्या मिलेगा, 4/36। ठीक है, समेशन 10 मिले, इसके लिए कितने इवेंट्स होंगे, 3 इवेंट्स होंगे, 3/36, फिर 2/36 एंड अगेन लास्ट में 1/36। ठीक है, सारी प्रोबेबिलिटीज़ ऐड करो, देखो 1 मिलेगा आपको, यानी कि सही किए हो। ठीक है, करके देख लो, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 10 15 21 26 30 33 35 एंड 36, 36/36 1। समझ में आ गया। अब x इंटू पी एक्स निकाल लो, x इंटू पी एक्स निकाल लो, तो ये हो जाएगा 2/36, 6/36, 4 3 ज़ा 12/36, 5 4 ज़ा 20/36, ठीक है, 6 5 ज़ा 30/36, 7 6 ज़ा 42/36। आप लोग थोड़ा बड़ा टेबल बना लेना, मेरा बहुत ही कंजस्टेड हो गया है तो समझ में नहीं आ रहा होगा। 8 5 ज़ा 40/36, 9 4 ज़ा 36/36, 10 3 ज़ा 30/36, 11 2 ज़ा 22/36 एंड 12 1 ज़ा 12/36। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है, ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। ठीक है, तो इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लो, यू विल गेट दी एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, सबका डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लिखेंगे, 1/36 कॉमन ही ले लेता हूँ मैं, और ब्रैकेट में क्या आएगा, 2 + 6 + 12 + 20। एक बार ज़रा देख लेना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दिया गलती से, ठीक है ना, एक बार ज़रा उसको वेरीफाई कर लेना। ओके, +42 + 40 + 36 +30 +22 एंड +12। फाइन, चलो तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 6 2 8, 20 40 70 102 है ना, नहीं 112, 112 + 40 152 158 188, ठीक है, 188 218, ठीक है, 218 220 240 252 252/36 इज़ द एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब ये वाला काम तो आप लोग खुद से कर सकते हो, x² निकालो, इसका स्क्वायर करो, यहाँ पर लिखो, फिर x² इंटू पी एक्स, यहाँ से जो x² मिलेगा इसको मल्टीप्लाई कर देना पी एक्स से। ठीक है, यहाँ पर अपने पास x² पी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर वेरिएंस कैसे निकालोगे, फॉर्मूला पता है, वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का द होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया।
और ई ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर होता है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स, ठीक है ना। ये जो लास्ट कॉलम मिलेगा इसका एडिशन करोगे तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा। ओके फाइन, यहाँ से कर लोगे, सिर्फ कैलकुलेशन करना है। चलो अगला सवाल देखो, 2 cards are drawn simultaneously without replacement from a well shuffled pack of 52 cards. Find the mean, variance and standard deviation of the number of kings drawn। ठीक है, तो मीन और वेरियंस तो पता है आप लोगों को, स्टैंडर्ड डिवीजन अगर नहीं पता तो स्टैंडर्ड डिवीजन को डिनोट करते हैं सिग्मा से, और उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ वेरियंस। ठीक है, वेरियंस आ जाएगा, उसका स्क्वायर रूट निकाल लो, स्टैंडर्ड डिवीजन आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस सम को पूरा सॉल्व नहीं करूँगा मैं, सिर्फ एक्स और पी एक्स की वैल्यूज़ निकाल करके दे दूँगा। फॉर्मूला लगा करके मीन निकाल लेना, वेरियंस निकाल लेना और स्टैंडर्ड डिवीजन भी निकाल लेना। ठीक है, चलो तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसका लगेगा, नंबर ऑफ किंग्स का लगेगा। तो मान लेते हैं कि एक्स क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ किंग्स ड्रॉन, नंबर ऑफ किंग्स ड्रॉन। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 2 कार्ड्स ड्रॉ कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू 0 हो सकती है, एक भी किंग नहीं आया, 1 हो सकती है, 2 में से एक किंग आ गया, या फिर 2 हो सकती है, 2 में से दोनों के दोनों किंग आ गए। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेंगे। एक्स की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, या फिर 2 भी हो सकती है। ठीक है, एक्स की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या, एक्स की वैल्यू 0 होने का मतलब एक भी किंग ना है। ठीक है, यानी कि जो 2 कार्ड्स हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं वो दोनों के दोनों कार्ड्स कैसे हो, नॉन किंग हो। ठीक है, नॉन किंग कार्ड्स हो। अब किंग कार्ड्स कितने होते हैं, 52 कार्ड्स में 4। ठीक है ना, हर एक सूट में एक किंग का कार्ड होता है, तो 52 में से 4 कार्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें अपने को किंग मिलेगा। तो नॉन किंग कार्ड्स कितने हो गए, नॉन किंग कार्ड्स हो गए कितने, 48 ना, राइट 48। ठीक है, अरे बात समझ में। तो नॉन किंग कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 48C2, यानी कि दोनों कार्ड्स किस में से उठाने हैं, 48 नॉन किंग में से उठाने हैं। ठीक है, और सैम्पल स्पेस की जो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए एन ऑफ एस आएगा, वो क्या आएगा, 52C2। ठीक है, 52C2 कैसे आया, 2 कार्ड्स हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं 52 में से, इसीलिए 52C2। हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, नॉन किंग की। नॉन किंग कितने हैं, 48 है, तो 48C2 अपॉन 52C2 करेंगे, अपने को क्या मिल जाएगा, नॉन किंग की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, यानी कि x = 0 की प्रोबेबिलिटी 48C2 अपॉन 52C2। ठीक है, 48C2 का आंसर क्या हो जाएगा, 48 × 47 अपॉन 2 × 1, डिनोमिनेटर में 52C2 का आंसर हो जाएगा 52 × 51 अपॉन 2 × 1। इसके भी डिनोमिनेटर में 2 × 1 आया था, इसके भी डिनोमिनेटर में 2 × 1 आया था, दोनों भी कैंसिल हो गए। ठीक है, समझ में आ गया। चलो तो ये किससे कैंसिल होता है, देखो 48 से 12 से कैंसिल हो जाएगा, 12 4 जा 12 के टेबल में ये नहीं आएगा ना, 1 मिनट, 4 से कैंसिल करते हैं। ठीक है, 4 12 जा इंटू 47 अपॉन 4 13 जा, राइट, 4 1 जा 4 3 जा इंटू में 51। ठीक है, और कहीं कैंसिल होगा क्या ये जाता है क्या, नहीं, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। ठीक है, तो 12 × 47 कर लो, 12 7 जा 84, 12 4 जा 48, 56 564 अपॉन 13 × 51 कर लो, 13 1 जा 13, ठीक है, 13 5 जा 65 66। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स की, व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 0। एक्स इक्वल टू 1 के लिए प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, एक्स इक्वल टू 1 का मतलब एक किंग आ जाए। ठीक है, एक किंग आना यानी कि दूसरा नॉन किंग आना। ठीक है, तो 2 कार्ड्स में से एक किंग आ जाए एंड दूसरा वाला नॉन किंग आ जाए, एक किंग एक नॉन किंग, एक किंग एक नॉन किंग। एक किंग आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4 में से कोई एक कार्ड, एंड नॉन किंग की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 48 में से कोई एक कार्ड। ठीक है, समझ में आ रहा है, अपॉन 52C2 अपॉन 52C2। तो यहाँ पर लिखेंगे 4C1 इंटू 48C1 अपॉन 52C2। ठीक है, तो 4C1 का आंसर हो जाएगा 4 × 48 और 52C2 का आंसर हो जाएगा 52 × 51 अपॉन 2 × 1, तो वो 2 चला गया ऊपर। ठीक है, अच्छा, तो ये हो जाएगा 13, यानी कि 48 × 2 कितना हो जाएगा, 96 अपॉन 13 × 51 अगेन 663 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ये। चलो अब दोनों भी किंग आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी, 2 कार्ड्स उठा रहे हम लोग और दोनों के दोनों क्या है, किंग्स हैं। ठीक है, पहला भी किंग एंड दूसरा भी किंग। ठीक है, या ऐसे डायरेक्ट लिख लो यार, दोनों किंग्स, 2 किंग्स। ठीक है, 2 किंग्स कैसे मिलेंगे, 4C2, 4 में से 2 किंग्स उठा लो और नीचे 52 में से 2 कार्ड्स उठा लो। ठीक है, तो 4C2
अपॉन 52c2, ठीक है। 4c2 का आंसर क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1, और 52c2 का आंसर क्या हो जाएगा 52 इंटू 51 अपॉन 2 इंटू 1। अगेन 2 इंटू 1 दोनों में से कैंसिल हो गया, तो अपने पास सिर्फ ये बचेगा, तो ये हो जाएगा 3 2 6 और नीचे आ जाएगा 13 इंटू 51, ना सिर्फ 3 बचेगा यार, ऊपर क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 4 13 जा ना, तो ऊपर बचेगा 3 और नीचे आ जाएगा 13 इंटू 51 यानी कि 663, ठीक है। ज़रा एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 564 प्लस 96 प्लस 3 663 हो रहा है क्या, 564 प्लस 96, तो एक काम करो इसको 560 ले लो, ये 4 इधर दे दो, ये हो गया 100, तो ये हो गया 660 प्लस 3 यानी कि 663, करेक्ट है, ठीक है, सही है ये, ओके फाइन। तो ये 3 प्रोबेबिलिटीज़ अपने को मिल गई, ठीक है। x आ गया, p ऑफ x भी आ गया। अब क्या कर सकते हो, x इंटू पी एक्स निकाल लो, एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स निकाल लो, मीन आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन भी आ जाएगा, यहाँ से आप लोग कर लोगे, कैलकुलेशन है इससे, ठीक है। अगला सवाल, 2 numbers are selected at random without replacement from the first 6 positive integers, ठीक है। फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। लेट x डिनोट द लार्जर ऑफ द 2 numbers obtained, फाइंड e ऑफ x। तो x क्या डिनोट कर रहा है, x इज इक्वल्स टू लार्जर ऑफ द 2 numbers, लार्जर ऑफ द 2 numbers ऑब्टेन्ड, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, देखो यहाँ पर सैम्पल स्पेस बनाना पड़ेगा, ठीक है। सैम्पल स्पेस बना लो, 2 नंबर सिलेक्ट करने इनमें से, तो क्या क्या हो सकता है 1 2, ठीक है, मैं कॉमा नहीं डाल रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है ना, ये सैम्पल स्पेस है। सोल्यूशन में नहीं बताओगे तो भी चलेगा। 2 1 विदाउट रिप्लेसमेंट ना, तो यानी कि रिपीट तो नहीं होंगे, 1 1 तो नहीं आएगा, तो 2 2 भी नहीं आएगा, फिर 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6, 3 1 3 2 3 4 3 5 एंड 3 6, ठीक है। 4 1 4 2 4 3 4 4 नहीं 4 5 एंड 4 6, फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6, ठीक है। 6 1 टेक्स्ट बुक का सवाल है ये, 6 2 6 3 6 4 6 5, ठीक है। चलो, तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, अब देखो 2 नंबर सिलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। x का डिनोट कर रहा है दोनों नंबर्स में से बड़ा वाला नंबर, तो यहाँ पर बड़ा नंबर कौन है 2 है, ठीक है। यहाँ पर कौन है 3 है, यहाँ पर कौन है 4 है, यहाँ पर कौन है 5 है, यहाँ पर कौन है 6 है, ठीक है। 2 3 4 5 एंड 6। अब नीचे भी जाओगे तो यही नंबर्स मिलने वाले हैं, तो बार बार तो नहीं लिखेंगे, यानी कि 2 नंबर्स अगर हम लोग इनमें से सिलेक्ट करते हैं तो बड़ा वाला नंबर या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा, ठीक है। इन्हीं में से कोई भी एक नंबर बड़ा होगा। 1 तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1 को बड़ा होने के लिए वो 0 के साथ आना चाहिए, और 0 तो हम लोग सिलेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। आ रही बात समझ में, तो x की ये वैल्यूज़ हो गई अपने पास, ठीक है। चलो, तो क्या करेंगे, वही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेंगे x और p ऑफ x का, ठीक है। यहाँ पर पहले वाले कॉलम में x लिख लेता हूँ और दूसरे वाले में p ऑफ x लिख लेता हूँ, ठीक है। x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 2 3 4 5 और 6। x की वैल्यू 2 कब होगी, देखो जरा कहाँ कौन कौन से ऐसे इवेंट्स है जहाँ पर x की वैल्यू 2 हो रही है। x की वैल्यू 2 होना यानी कि बड़ा नंबर 2 होना, ठीक है ना। जहाँ जहाँ 2 दिख रहा है वहाँ टिक नहीं करोगे, सिर्फ ऐसी जगह देखोगे जहाँ पर 2 बड़ा है, 2 बड़ा है, तो यहाँ पर 2 बड़ा है, और कहीं पर 2 बड़ा है क्या, यहाँ पर 2 बड़ा है, और कहीं पर 2 बड़ा है क्या, नहीं। अब जहाँ पर भी 2 नज़र आ रहा है वहाँ पर 2 बड़ा नहीं है, 2 छोटा है, ठीक है। x क्या है, लार्जर ऑफ द 2 नंबर्स ऑब्टेन, ठीक है। तो x की वैल्यू 2 ले रहे हो यानी कि 2 बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। ये सम के अंदर यही ट्विस्ट है, समझ में आ गया। चलो, तो p ऑफ x क्या हो जाएगा, कितने टोटल इवेंट्स है ऐसे, 3 2 5 5 6 30, ठीक है। टोटल इवेंट्स 30 है, 30 में से 2 इवेंट्स ऐसे हैं जहाँ पर x की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/30, 2/30। इसको मैं येलो से हाईलाइट कर लेता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद x की वैल्यू 3 होना, x की वैल्यू 3 होने का मतलब 3 कहाँ कहाँ पर बड़ा है, यहाँ पर 3 बड़ा है, यहाँ पर 3 बड़ा है, यहाँ पर बड़ा है, और यहाँ पर भी बड़ा है। इसके अलावा जहाँ पर भी 3 आ रहा है वहाँ पर 3 बड़ा नहीं है, छोटा है, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4 इवेंट्स 30 में से यानी कि 4/30। ओहो, यहाँ पर भी पैटर्न समझ में आ रहा है, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है।
एक बार कंफर्म करने के लिए ऐड करके देख लो, 6 4 10 2 12, 12 10, 12 8 20, 20 10 30, 30 अपॉन 30 कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, ठीक है ना। चाहो डाउट है अगर तो करके देख सकते हो, ठीक है। 4 देख लो कहाँ कहाँ 4 बड़ा है, 1 2 3, ठीक है। फिर उसके बाद 4 5 6, 6 जगह ऐसी है जहाँ पर 4 बड़ा है। उसी तरीके से 5 कहाँ पर बड़ा होगा, 8 जगह पर, और 6 कहाँ पर बड़ा होगा, 10 जगह पर। ओके फाइन, एक्स आ गया, पी एक्स आ गया। अब तुम लोग ई ऑफ एक्स निकाल सकते हो, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। चलो अगला सवाल देखेंगे। इन अ मीटिंग 70% ऑफ द मेंबर्स फेवर एंड 30% अपोज अ सर्टेन प्रपोजल, ठीक है। तो फेवर करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 70%। इसको 0.7 भी लिख सकते हो डेसिमल फॉर्म में, या फिर फ्रैक्शन में लिखना है तो 7/10 लिख लो, ठीक है। फिर अपोज की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 30%, 0.3 या फिर 3/10, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, अ मेंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड वी टेक x इक्वल टू 0 इफ ही अपोजेज एंड x इक्वल टू 1 इफ ही इज इन फेवर, फाइंड ई ऑफ एक्स एंड वेरिएंस ऑफ x। तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है और 1 हो सकती है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे, टेबल बनाएंगे और उसके बाद वेरिएंस और एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। यही करना है बस। तो मेरे हिसाब से कर लोगे, एक्स पी एक्स मैं बना करके दे देता हूँ, फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस आप लोग खुद से निकाल लेना। फाइन, बहुत फुद्दू सवाल है यार। एक्स और ये पी एक्स, ठीक है। एक्स इक्वल टू 0 भी हो सकता है और एक्स इक्वल टू 1 भी हो सकता है। जब 0 होगा तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, अपोज करने की प्रोबेबिलिटी 3/10, सही है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 3/10, और फेवर में होगा तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 7/10। बस हो गया यार, निकाल लोगे इसको तो, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। चलो अगला सवाल, चौथा था क्या, ओके पाँचवा। द फॉलोइंग इज द CDF ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, ठीक है। फाइंड PMF ऑफ एक्स, PM ऑफ एक्स भी फाइंड करना है और ये प्रोबेबिलिटीज फाइंड करके दिखानी है, ठीक है। चलो तो यहाँ पर अपने को उल्टा दे रखा है, ठीक है ना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया था थोड़ी देर पहले। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है, अपने को फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड करने से मिलती है, फ्रीक्वेंसी किससे मिलेगी, सब्ट्रैक्ट करने से मिल जाएगी, सही है ना। चलो तो पहले PMF बना लेते हैं। PMF यानी कि वही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, उसी को PMF बोलते हैं। फाइन, तो यहाँ पर x लिख लेता हूँ, यहाँ पर P ऑफ x लिख लेता हूँ और यहाँ पर F ऑफ x लिख लेते हैं, ठीक है। x की वैल्यू क्या क्या है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। थोड़ा छोटा कर लेते हैं यार। अब देखो पहला एफ क्या दे रखा है, 0.1, ठीक है। और हमें पता है कि जो पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है लेस देन टाइप में, वो फ्रीक्वेंसी से ही उठाई जाती है, यानी कि ये वैल्यू डायरेक्टली यहाँ से उठाई गई थी, ठीक है। तो एफ की वैल्यू 0.1 है, यानी कि पहले में पी की वैल्यू भी क्या होगी, 0.1 होगी, ठीक है। पहली वाली वैल्यू एज इट इज़ उठाते हैं, समझ में आ गया। चलो दूसरा एफ क्या दे रखा है, 0.3। अब ये कहाँ से मिला होगा, ये कहाँ से मिला होगा, इस वाली वैल्यू को इसके साथ ऐड करेंगे तो ये मिलेगा, ठीक है ना। एफ कैसे निकलता है, सारी प्रीवियस वैल्यूज़ को ऐड करके। तो इन दोनों को ऐड करो तो क्या मिल जाएगा, 0.3 मिल जाएगा। अब यहाँ पर ऐसा नंबर सोचो जिसको ऐड करने पे 0.1 में 0.3 मिले, ऐसा कौन सा नंबर है, 0.2 है, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलो अगला एफ क्या दे रखा है, 0.5, ठीक है, 0.5। ये कैसे मिला होगा, इन तीनों को ऐड करने से, ठीक है। अब देखो इन दोनों को ऐड करो, 0.3 मिल रहा है। ऐसा क्या ऐड करूँ जिससे 0.5 मिल जाए, ठीक है ना। इन दोनों में ऐसा क्या ऐड करूँ जिससे 0.5 मिल जाए, तो अगेन 0.2 आ जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 0.2। फाइन, नेक्स्ट क्या दे रखा है, देखो ज़रा थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ इसको, 0.2, ठीक है। नेक्स्ट एफ क्या है, 0.65, 0.65, ठीक है। ये कितना हो रहा है, 0.5 हो रहे हैं। 0.5 में ऐसा क्या मिला हो जिससे 0.65 आ जाए, तो 0.15। बात समझ में आ रही है क्या नहीं। फिर अगला क्या दे रखा है, 0.75, 0.75। तो 0.75 0.65 से कैसे मिलेगा, 0.10 से, 0.10 ऐड कर लो 0.65 में, तो 0.75 मिल जाएगा। आई होप समझ रहा है तुम लोगों को, ठीक है ना। 0.75 के बाद 0.85 आया, ये कैसे आया होगा, जब यहाँ पर 0.10 हुआ होगा, ठीक है। फिर 0.9 दे रखा है, 0.9 यानी कि 0.90, ये कैसे आया होगा, जब यहाँ पर 0.05 हुआ होगा तब, ओके। समझ में आ रहा है। फिर लास्ट वाले में क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, यानी कि 0.9 में कितना ऐड कर रहे हैं, 0.1 ऐड कर रहे हैं, ठीक है।
दिस इज द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। x आ गया, px आ गया। अब क्या चाहिए अपने को, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बिटवीन -1 and 2 इंक्लूडिंग 1 and -1 and 2। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी इसका अपने को क्या चाहिए, एडिशन चाहिए। ठीक है, तो -1 से लेकर के 2 तक की कौन सी प्रोबेबिलिटीज़ हैं, ये प्रोबेबिलिटीज़ हैं, इनको ऐड कर लो, पहले वाले का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड वाले में जो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है ये एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 3 गिवन दैट x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसको आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन b इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ b। फाइन, ये फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। ओके, तो इस फॉर्मूले को अगर मैं इसमें अप्लाई कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 3 गिवन दैट x इज ग्रेटर देन 0। यानी कि न्यूमरेटर में क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 3 इंटरसेक्शन x ग्रेटर देन 0 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 0। ठीक है, चलो अब देखो x की वैल्यू 3 से छोटी कहाँ कहाँ है। x की वैल्यू 3 से छोटी यानी कि -3, -2, -1, 0, 1 एंड 2, ये वैल्यूज़ कैसी हैं, 3 से छोटी है। x की ये वैल्यूज़ 3 से छोटी है। फिर x की वैल्यू 0 से बड़ी कहाँ कहाँ पर है, देखो 1 2 3 4 पे, 1 2 3 एंड 4। हमें वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है जहाँ पर x की वैल्यू 3 से छोटी हो और x की वैल्यू 0 से बड़ी हो और इन दोनों का इंटरसेक्शन हो। ठीक है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन में क्या क्या वैल्यूज़ आ रही है, 1 आ रही है और 2 आ रही है। ठीक है ना, यानी कि ऊपर हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 0। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4। सही है, आई होप ये समझ में आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 कहाँ पर है, देखो x इक्वल टू 1 के लिए प्रोबेबिलिटी है 0.1 प्लस x इक्वल टू 2 के लिए प्रोबेबिलिटी है 0.1 अगेन, और नीचे क्या आ जाएगा 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.05 प्लस 0.1 अगेन। ओके, तो ऊपर हो गया 0.2 और नीचे क्या हो जाएगा 0.35 एंड दिस गिव्स अस 20/35 एंड दैट इज इक्वल टू 5 4 5 7 4/7 इज द आंसर फॉर सेकेंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया आप लोगों को ये। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अ प्लेयर टॉसेस 2 coins, he wins ₹10 if 2 heads appears, ₹5 if 1 head appears and ₹2 if no head appears. Find the expected winning amount। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू नहीं, एक्सपेक्टेड विनिंग अमाउंट निकालनी है एंड वेरिएंस ऑफ विनिंग अमाउंट, और विनिंग अमाउंट का वेरिएंस निकालना है। ठीक है, तो जैसे एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस के लिए करते थे बिल्कुल वैसे ही करना है यहाँ पर। ठीक है, बस हम लोग x और px का मल्टीप्लिकेशन लेते थे, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, अमाउंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ x का मल्टीप्लिकेशन लेना पड़ेगा। ओके, चलो तो यहाँ पर ऐसे टेबल्स बना लेता हूँ। यहाँ पर लिख लेंगे x, यहाँ पर लिख लेंगे अमाउंट, यहाँ पर लिख लेंगे p ऑफ x, यहाँ पर लिख लेंगे अमाउंट इंटू p ऑफ x। ठीक है, अमाउंट इंटू p ऑफ x, और यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट का स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट का स्क्वायर इंटू p ऑफ x। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखो जब हमें e ऑफ x निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, x इंटू पी एक्स का समेशन लेते हैं। ठीक है, अब हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू x की नहीं निकालनी है बल्कि एक्सपेक्टेड वैल्यू अमाउंट की निकालनी है, यानी कि e ऑफ अमाउंट निकालना है। तो e ऑफ अमाउंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, p ऑफ x से। अब कोई सोच रहा होगा कि सर यहाँ पर भी तो p ऑफ अमाउंट लिखना चाहिए। ठीक है, जब यहाँ पर e ऑफ अमाउंट लिख रहे हैं तो यहाँ पर e ऑफ x पे px आता है, तो e ऑफ अमाउंट पे p ऑफ अमाउंट आना चाहिए। तो अगर आप सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि भैया जो x की प्रोबेबिलिटी है वही तो अमाउंट की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है ना, ये आने पर ही तो ये अमाउंट मिल रही है, तो x की प्रोबेबिलिटी बोलो या फिर अमाउंट की प्रोबेबिलिटी बोलो, एक ही बात है। उसी तरीके से अगर हमें वेरिएंस ऑफ x निकालना होता तो हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, e ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस e ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें वेरिएंस x का नहीं निकालना बल्कि हमें वेरिएंस किसका निकालना है, अमाउंट का निकालना है। तो अमाउंट का वेरिएंस निकालने के लिए e ऑफ क्या कर लेंगे, यहाँ पर अमाउंट का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस e ऑफ अमाउंट द होल स्क्वायर। ठीक है,
अच्छा, ई ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? ई ऑफ एक्स स्क्वायर होता है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स। ठीक है, तो ई ऑफ अमाउंट का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ई ऑफ अमाउंट का स्क्वायर हो जाएगा समेशन ऑफ अमाउंट का स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स। अगेन पी ऑफ अमाउंट बोलो, पी ऑफ एक्स बोलो, एक ही बात है। आई होप कि समझ में आ गया आप लोगों को ये। ठीक है ना, तो फॉर्मूला वगैरह तो आप लोग खुद से अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो। मैं सिर्फ एक्स अमाउंट और पी ऑफ एक्स का टेबल आप लोगों को बना के देता हूँ। ठीक है, चलो अब प्लेयर टॉसेस 2 कॉइन्स, 2 कॉइन टॉस कर रहा है। हेड आने पे उसको अमाउंट मिलती है। ठीक है, तो ऐसे हो सकता है कि एक भी हेड ना आए तो उसको अमाउंट कुछ नहीं मिलेगी। ठीक है, अच्छा 2 रुपये मिलता है। ओके, तो ऐसे हो सकता है कि एक भी हेड ना आए, ऐसे हो सकता है कि एक हेड आ जाए, ऐसे हो सकता है कि 2 हेड आ जाए। ठीक है, 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं, तो एक्स की वैल्यू यही हो सकती है सिर्फ। ओके फाइन, चाहिए तो यहाँ पर लिख लो लेट एक्स बी द नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, तो 0 हेड आने पे उसको कितनी अमाउंट मिलेगी? 2 रुपये। ठीक है, एक हेड आने पे कितनी अमाउंट मिलेगी? 5 रुपये। और दोनों हेड आने पे उसको कितनी अमाउंट मिलेगी? 10 रुपये। ठीक है, 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4। एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/4। और 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी अगेन 1/4। ठीक है, अब क्या करो, अमाउंट इंटू पी एक्स, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ले लो, तो हो जाएगा 2/4, ये हो जाएगा 10/4 और ये हो जाएगा अगेन 10/4। ठीक है, ऐड कर लो, इन दोनों का एडिशन लगेगा अपने को, है ना। तो इनको ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा? 20, 22/4, 22/4। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्सपेक्टेड अमाउंट इज इक्वल टू 22/4 रुपीज़, यानी कि 5 पॉइंट, है ना, 4 5 ज़ा 20, बचा कितना? 2, 4 5 ज़ा 20, 5.5 रुपीज़ एक्सपेक्टेड अमाउंट है। समझ में आ गया? जैसे एक्सपेक्टेड अमाउंट निकाले हैं वैसे ही वेरिएंस ऑफ अमाउंट भी हम लोग निकाल सकते हैं। फॉर्मूला यहाँ पर है, आप लोग कर लेना मुझसे। ओके, 7वां सवाल, फ्रॉम ए लॉट ऑफ 30 बल्ब्स विच इंक्लूड 6 डिफेक्टिव्स, अ सैम्पल ऑफ 4 बल्ब्स इज ड्रॉन एट रैंडम विथ रिप्लेसमेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। ठीक है, तो हम लोग बोल देंगे कि लेट एक्स बी द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0, 1, 2, 3 एंड मैक्सिमम 4। ठीक है, कोई सोच रहा होगा सर 6 डिफेक्टिव बल्ब है। अरे भाई 6 है बल्ब डिफेक्टिव, लेकिन उठा कितने रहे हम लोग? 4 ही तो उठा रहे हैं। तो 4 बल्ब उठाओगे तो ऐसे हो सकता है कि मैक्सिमम 4 ही डिफेक्टिव बल्ब आए अपने पास। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसके लिए क्या करना है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। चलो तो जल्दी जल्दी बना लेते हैं। ओके, यहाँ पर पहले कॉलम में आ जाएगा x और दूसरे कॉलम में आ जाएगा पी ऑफ एक्स, 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, एक भी बल्ब डिफेक्टिव ना आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? कि जो 4 बल्ब हम लोग उठा रहे हैं वो चारों के चारों बल्ब कहाँ से उठे? 30 बल्ब में से उठे। ठीक है, सॉरी नहीं, 30 तो टोटल है ना, 6 डिफेक्टिव हैं, यानी कि नॉन डिफेक्टिव कितने हो जाएंगे? नॉन डिफेक्टिव हो जाएंगे 24 और डिफेक्टिव कितने हैं? 6। ठीक है, अच्छा तो हम लोग क्या कर रहे हैं? x = 0 के लिए प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, यानी कि एक भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं आना चाहिए। यानी कि जो 4 बल्ब हम लोग उठा रहे हैं वो चारों के चारों कहाँ से उठने चाहिए? नॉन डिफेक्टिव में से उठने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हो 24C4 डिवाइडेड बाई 30C4। ठीक है, समझ में आ गया? 24C4 का आंसर क्या हो जाएगा? 24 × 23 × 22 × 21 अपॉन 4 × 3 × 21। वो तो डिनोमिनेटर में भी आने वाला है, दोनों कैंसिल होंगे, इसकी वजह से मैं पहले ही उसको नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 30 × 29 × 28 × 27। कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर एक डिफेक्टिव बल्ब आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। एक डिफेक्टिव आना चाहिए, तो बाकी के 3 कैसे आने चाहिए? नॉन डिफेक्टिव। यानी कि नॉन डिफेक्टिव कितने आने चाहिए? 3, तो वो कहाँ से उठाओगे? 24 में से, इनटू एक डिफेक्टिव में से उठाओगे, यानी कि 6C1। ठीक है, अपॉन में 30C4। ठीक है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। आई होप की वैल्यूज़ आपको निकालने आती है। चलो सेकंड वाले के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2 डिफेक्टिव बल्ब आने चाहिए, 2 डिफेक्टिव यानी कि 2 नॉन डिफेक्टिव आने चाहिए। ठीक है, 4 बल्ब उठा रहे हैं तो 2 डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 24C2 इंटू में 6C2। 2 बल्ब नॉन डिफेक्टिव में से, 2 बल्ब डिफेक्टिव में से, अपॉन 4 टोटल में से, ये ऐसे प्रोबेबिलिटी निकलती है। फिर तीसरे के लिए क्या करोगे? 3 डिफेक्टिव बल्ब्स आने चाहिए, यानी कि एक नॉन डिफेक्टिव, तो एक 24 में से उठाओगे और 3 6 में से उठाओगे।
अपॉन 30C4, ठीक है। और लास्ट वाले के लिए क्या करोगे, बहुत गंदगी हो गई यार, आई होप कि समझ रहे हैं आप लोगों को, ठीक है ना। ये इसके लिए है, ये इसके लिए है और ये इसके लिए है, और 4 के लिए इधर नीचे बना देते हैं, ठीक है। 4 के लिए इधर नीचे बना देते हैं। तो चारों बल्ब कैसे होने चाहिए, डिफेक्टिव होने चाहिए। तो चारों के चारों कहाँ से उठाओगे, 6 में से उठाओगे, अपॉन 30C4, ठीक है। अपॉन, अरे यार लिख ले भाई ढंग से, 30C4, ठीक है। अब सिर्फ कैलकुलेशन ही बचे हैं, कैलकुलेशन कर लो, वैल्यूज़ निकाल लो, सारी वैल्यूज़ को ऐड करके देखो 1 मिल रहा है कि नहीं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है ये, लेट x डिनोट द सम ऑफ नंबर्स ऑब्टेन्ड व्हेन 2 फेयर डाइस आर रोल्ड, फाइंड द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x। ये हम लोग कर चुके हैं, ठीक है ना। देखो ये वाला सवाल था, किधर गया, हाँ ये वाला सवाल, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या निकालना था, एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस, और वहाँ पर क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो इसी को आगे बढ़ा करके कर लो। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, सिग्मा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। आई होप कि ये भी कर लोगे। तो यहाँ पर अपना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।